Now the next topic is trading procedure on stock exchange. Now see, whenever a person is investing in stock exchange for the first time or for any of the number of times, he has to go through certain procedure जिसके बेसिस पर वो सिक्योरिटीज परचेज कर सकता है. Now we all are aware that एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी या कोई भी वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकता. सो देर इज ऑलवेज एन इंटरमीडियरी. उस इंटरमीडियरी को अपन बोलते हैं ब्रोकर, जो एक लिंक का काम करता है एक इंडिविजुअल और एक स्टॉक मार्केट के बीच में. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप विल बी सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. नाउ सी, वी नो अबाउट सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी ने कुछ ब्रोकर्स को रजिस्टर कर रखा है अपने पास, और वही रजिस्टर्ड ब्रोकर एक लिंक का काम करेंगे इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के बीच में. अब ये जो ब्रोकर है ये इंडिविजुअल हो सकता है, ये ब्रोकर एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है. ठीक है. या एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है. सो ये ब्रोकर्स हमेशा इन्वेस्टर का पैसा लेंगे और इन्वेस्टर का पैसा एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे. Now the investor has to sign a broker client agreement and a client registration form before placing on an order to buy or sell of securities. Now see, there are certain requirements of information या details जो एक इन्वेस्टर को ब्रोकर को बतानी पड़ती है. सबसे मैंडेटरी होता है पैन कार्ड, जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है. वो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वेन एवर यू आर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज, देयर विल बी अ टैक्स विच विल बी डिडक्टेड ऑन एवरी ट्रांजेक्शन. टैक्स का नाम होता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. वो आपके पैन नंबर के अकॉर्डिंगली ही कट होगा डायरेक्टली. देन डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, then educational qualification and occupation, residential status. Why residential status requires this? Because every institute wants to know that you are an NRI or you are Indian. Okay, क्योंकि जब आप NRI होंगे तो आप बाहर से पैसा इन्वेस्ट करेंगे. That means you are dealing in some certain different foreign currencies. Then bank account details, depository account details, name of any other broker with whom you have registered, then client code number in the client registration form. अभी ये क्लाइंट कोड नंबर एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है. फिर ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है. ठीक है. किसके नाम पे ओपन करेगा? उस इन्वेस्टर के नाम पे. अब ये ट्रेडिंग अकाउंट और कुछ नहीं होता है, बट इट्स नथिंग बट अ डीमैट अकाउंट. डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. नाउ सी, द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द फर्स्ट प्रोसीजर वाज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. फिर ब्रोकर क्या करता है? आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन कर. नाउ द ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी. अब दो चीजें हैं यहाँ पर. एक है डिपॉजिटरी. नाउ सी, डिपॉजिटरी इज अ सर्विस विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय स्टॉक मार्केट, प्रोवाइडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज. अब ये डिपॉजिटरी होता क्या? डिपॉजिटरी वो जगह होती है जहां पर सारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती है. ठीक है. कंपनी, आज तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. ठीक है. एक समय था जब सारी चीजें पेपर फॉर्म में थी, तो ये जो पेपर डॉक्यूमेंट्स होते थे ये रखा जाता था डिपॉजिटरी. सो डिपॉजिटरी इज नथिंग बट अ वेयर हाउस फॉर शेयर्स. ठीक है. इतना क्लियर है. नेक्स्ट इज डीमैट अकाउंट. क्या होता है? सो इट रिफर्स टू दैट अकाउंट विच इज ओपन बाय द इन्वेस्टर्स विद द डिपॉजिटरी थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन शेयर्स. अब यहाँ पर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ब्रोकर हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, एक सीबी का कोई भी रजिस्टर्ड या उसके डायरेक्शन के द्वारा बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूट हो सकता है. स्पेशली जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो हमेशा ब्रोकर्स होते हैं, बिकॉज ब्रोकर्स आर द पर्सन हु आर इन लिंकेज विथ इन्वेस्टर्स एज वेल एज द डिपॉजिटरी. ठीक है. डिपॉजिटरी ही है जो एक कंपनी के शेयर्स इसी इन्वेस्टर को बेचेगा या एक कंपनी के शेयर्स किसी ब्रोकर को देगा. सो डिपॉजिटरी इज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड a broker, and broker is the link between depository and consumer या investor. Now see, all the dealings in securities are done on online basis or paperless basis. To make sure regarding this thing, it is obligatory to open a demat account. अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि यू हैव टू ओपन अ डीमेट अकाउंट. विदाउट ओपनिंग ऑफ एनी डीमेट अकाउंट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स. So demat account is opened through one of the parties of depository services. अब यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है. अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होगा? ब्रोकर, क्योंकि आप ब्रोकर के द्वारा ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे. ठीक है. देयर आर
two depository institutions in India. One is NSDL and the second one is CDSL. The full form stands for National Securities Depository Limited and Central Depository Service Limited. Now the depository comes into contact with the investors through the depository participant, and the depository participant is the agent of the depository in between two investor. ठीक है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है उसकी जो मेन एक्टिविटीज होती है वो ये होती है, सबसे पहला होता है ओपनिंग द अकाउंट्स ऑफ द इन्वेस्टर. जो इन्वेस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एन इन्वेस्टर, तो मेरा अकाउंट किसके बिहाफ पे ओपन होगा? उस डिपॉजिटरी के बिहाफ पे. ठीक है. सेकंड, मेंटेनिंग द बैलेंसेस ऑफ द शेयर अकाउंट्स ऑफ द इन्वेस्टर. अब मेरे अकाउंट्स कौन डील अप करेगा? वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डील करेगा. देन नेक्स्ट, सेंडिंग द अकाउंट स्टेटमेंट्स टू इन्वेस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम. लेट्स से मंथली बेसिस पर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो मेरी डीलिंग्स के जो स्टेटमेंट बनेगा डे टू डे का, वो मुझे बाय मंथली वो सेंड आउट करेगा, जिससे कि मैं इवेल्युएट कर सकूं कि मेरी अभी फाइनेंशियल पोजीशन इन रिगार्ड टू शेयर्स सिक्योरिटीज क्या है. ओके, नाउ यू हैव सिलेक्टेड द ब्रोकर. ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन हो गया. अब नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू वांट टू डू इज यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर. Now, as soon as the Demat account has been opened, you can order the broker, you can order the securities कि आप कौन सी securities buy करना चाहते हैं. Now, this order can be also given personally. This can be given with the help of telephone, with the help of email. Now, while placing the order, the investor has to give all the detailed description of the securities कि किस company की वो securities लेना चाहता है, कितने price पे लेना चाहता है, किस समय पर वो लेना चाहता है, ये सारी डिटेल्स उसको देना पड़ेगी. और ये सारी डिटेल्स फिर किसको कन्वे किया जाएगा? ये कन्वे किया जाएगा ब्रोकर को. ठीक है. नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग. अब ब्रोकर के पास एक ऑनलाइन सारी डिटेल्स आ गई कि एक इन्वेस्टर जो है ब्रोकर का, एक जो ब्रोकर का क्लाइंट है, वो इतने शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है और इतनी प्राइस पे. अब ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर मेन स्टॉक एक्सचेंज पे उस शेयर की प्राइस को मैच करेगा. ठीक है. कितनी प्राइस अवेलेबल है, कितनी बेस्ट मैच अवेलेबल है, ये मैच करने के बाद वो सेम चीज किसको कम्युनिकेट करेगा? उसके इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करेगा. When the shares can be brought or can be sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. अब आपको ऑर्डर प्लेस हो चुका है इन्वेस्टर के पॉइंट से. अब ब्रोकर का काम यहां से स्टार्ट होता है कि जो ऑर्डर मेरे इन्वेस्टर ने प्लेस किया है उसी ऑर्डर को मैं शेयर मार्केट पे देखूं कि इस ऑर्डर का कोई ऑर्डर है या नहीं है, इस ऑर्डर पे कोई मुझे पर्टिकुलर शेयर्स को सेल आउट करना चाहता है या नहीं करना चाहता. फिर एज सून एज ही विल गेट एन ऑर्डर, वो क्या करेगा? जो शेयर्स है उसको एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है. अब इसी के तहत वो क्या इशू करेगा? ही विल बी इशूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट नोट. नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट will be issued within 24 hours. This contract note will be containing all the details regarding number of shares, how much number of shares have been brought by the investor and how much it has been sold, the price of the particular share, the date and time of the deal, then the brokerage charges. ठीक है. After issuing a contract note is one of the important legal document because it contains a unique order code जो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर इशूड रहता है, और ये ही आपके फर्दर रेफरेंस के लिए काम आएगा कि मैंने ये शेयर परचेज करा था, इस शेयर का ऑर्डर मैंने प्लेस किया था या नहीं किया था. Okay, now see, as soon as the contract note has been issued, the investor has to give all the shares whichever has been sold, or if the shares have been brought, the cash should be paid immediately. जैसे ही एक ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया, इसका मतलब ये है कि डील फाइनलाइज हो चुकी है और आपको क्या करना है? आपका पेमेंट देना है अगर आपने परचेज किया है तो, और अगर आपने सेल आउट किया है तो आपको सारे शेयर्स डिलीवर करना है. किसको डिलीवर करना है? ब्रोकर को. नाउ एज सून एज दिस विल बी डन, this payment mechanism and delivery of shares to the stock exchange, this will be called as the pay in day. Pay in day मतलब इन्वेस्टर की तरफ से सारा पार्ट जो है प्ले हो चुका है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट विल बी सेटलमेंट इन प्रोग्रेस. इन इंडिया द सेटलमेंट साइकिल इज T+2 डे. T+2 डे का मतलब होता है टुडे प्लस 2 वर्किंग डेज. जैसे कि आज मंडे है, आज मैंने डील फाइनलाइज की, प्लेस इन ऑर्डर किया, पे इन डे आज हो गया. ठीक है. अब जो पूरी डील है आज और कल और परसों 2 दिन के अंदर पूरी सेटल आउट हो जानी चाहिए. ठीक है. इसको बोलते हैं T+2 डे.
बाय चांस अगर दिवाली की छुट्टी आ जाती है बीच में या कुछ हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो वर्किंग डे काउंट नहीं होगा, वर्किंग डे ही काउंट होता है हमेशा, उसके अलावा कुछ काउंट नहीं होता है. सो कैश इज पेड or securities have been delivered on pay in day which takes place before the T+2 day, as the deal has to be settled on the T+2 day. Here T+2 implies that if the transaction is done on a Monday, it will be settled on the following Wednesday. जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया, it means delivery and payment both will be done on Wednesday or till Wednesday. The settlement cycle in India is T+2 day on the rolling settlement basis with effect from 1st April 2003. अब आता है पे आउट डे. पे आउट डे का मतलब होता है ऑन T+2 डे द एक्सचेंज विल बी डिलीवर्ड. स्टॉक एक्सचेंज जो है सारी सिक्योरिटीज को डिलीवर कर देगा ब्रोकर को, और इश्यू कर देगा सिक्योरिटीज या फिर पेमेंट फाइनलाइज कर देगा. इस चीज को बोला जाता है पे आउट डे. अब ब्रोकर हैज टू मेक द पेमेंट विद इन 24 आवर्स टू इन्वेस्टर्स. अगर उसको पेमेंट आना बाकी है, अगर उसने सिक्योरिटीज सेल आउट करी है, 24 घंटे के अंदर ब्रोकर को पेमेंट देना होगा इन्वेस्टर को कंपलसरीली. एंड द लास्ट थिंग, डिलीवरी ऑफ शेयर्स. द ब्रोकर देन मेक द डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट एंड ऑल ट्रांजेक्शंस विल बी डन. ठीक है, इस तरीके से ट्रेडिंग साइकिल जो है, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस जो है, इस तरीके से वर्कआउट करती है.